हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे और साथ ही साथ में अपने लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज हम आपके लिए ला चुके हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का, जहां हम केमिकल इक्वेशन के बारे में डीपली पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, क्यों इसे सिंबलिकली लिखना ज़रूरी है। ओके, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एकदम डिटेल में हम लोग हर एक चीज़ को समझेंगे। तो बिना किसी देरी किए हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जैसे सपोज एक रिएक्शन है, ये मतलब हम लोग बोलते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है ऑक्सीजन में तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। लेकिन बच्चों, ये थोड़ा सा लेंदी नहीं हो जाता, मतलब ज़्यादा ही डिस्क्रिप्टिव हो जाता है और हमें लिखने में भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता है हम लोग का। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं ना, इसे ऐसे वर्ड के फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। ओके, ऐसे वर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे हम लोग ने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या देता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो बच्चों, ये जो है ना आपके तरफ, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब LHS है, और ये आपका क्या हुआ, राइट हैंड साइड। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मतलब ये आपका LHS हो गया, LHS, और ये आपका RHS हो गया, RHS। बच्चों, हमेशा याद रखना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या बोलते हैं बच्चों, इस तरफ रिएक्टेंट होता है और इस तरफ बच्चों प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट होता है। सर आपने तो बोल दिया इसे रिएक्टेंट्स, इसे प्रोडक्ट्स हम लोग ने मान लिया, लेकिन सर इसे आपने रिएक्टेंट्स क्यों बोला और इसे आपने प्रोडक्ट्स क्यों बोला। बच्चों, जिन सब्सटेंसेस के अंदर जिन सब्सटेंसेस के अंदर केमिकल लोचा होता है, केमिकल लोचा मतलब केमिकल चेंजेस होते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और उस रिएक्शन में उस केमिकल लोचे के वजह से जो न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस जो फॉर्म होता है, उससे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आया, मतलब केमिकल चेंजेस जिसके अंदर होते हैं, जिन सब्सटेंसेस के अंदर, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। अब बच्चों, यहाँ कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे हम रिएक्टेंट्स के बीच में ऐसे प्लस साइन करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है। यहाँ प्लस साइन हम लोग ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बस एक ही प्रोडक्ट है। अगर एक से ज़्यादा होता तो यहाँ पर भी हम लोग प्लस साइन देते। ओके, और बीच में ये एरो होता है। क्या होता है बच्चों, ये एरो। तो एरो हमेशा रिएक्टेंट की ओर से शुरू होता है और प्रोडक्ट में जाकर एंड होता है। ये जो एरो हेड है ना, ये हेड, एरो हेड इसे हम लोग बोलते हैं, ये हमेशा प्रोडक्ट की साइड में होता है। सर क्या ये एरो का कुछ सिग्निफिकेंस है? बिल्कुल है। क्या सिग्निफिकेंस है? नहीं, ये जो एरो होता है ना बच्चों, ये एरो जो है ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है। क्या बताता है बच्चों? रिएक्शन के डायरेक्शन को बताता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से स्टार्ट होता है और प्रोडक्ट की ओर खत्म हो रहा है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे कुछ जनरल सा आइडिया आप बस एक केमिकल इक्वेशंस के बारे में ले सकते हैं। ओके, केमिकल इक्वेशन एक्चुअली है क्या ना, ये केमिकल रिएक्शन को एक न्यू मतलब लिखने का तरीका हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिखने का तरीका बोल सकते हैं। ओके, आई एम रबिंग इट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ था, कंसेप्चुअल मतलब जनरल आइडिया ही था। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा। ठीक है, ठीक है सर, लिख दिया। लेकिन बच्चों, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग क्या और छोटा नहीं कर सकते? मतलब इतना बड़ा है, सपोज अभी एक ही प्रोडक्ट उसमें था, वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर वहाँ पे 2 से 3 प्रोडक्ट और ऐड हो जाते, जैसे सपोज वाटर ऐड हो जाता, कोई एक गैस सपोज ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाता, तो हमको तो और भी ज़्यादा लेंथी लिखना पड़ता, इतना लंबा रिएक्शन।
सर हम तो 21st जनरेशन के बच्चे हैं, हमें थोड़ा सा शॉर्टकट दिखाइए ताकि हम अपना टाइम बचा सकें यार, वी आर 21st जनरेशन गाइस। ओके, तो ठीक है बच्चों, तो हम इसलिए क्या करते हैं कि फॉर्मूलेज को लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? फॉर्मूले को लिखते हैं। मतलब जैसे हम लोगों ने क्या लिखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही था ना। तो अब हम लोग इसे फॉर्मूले में लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, प्लस साइन था, और ये देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला MgO होता है। ओके, तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब बच्चों हम एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग का टाइम तो बच गया ना, हम लोग ने छोटा करके लिख दिया, बस फॉर्मूला ही हम लोग ने लिखा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस LHS साइड में और इस RHS साइड में हर एक एलिमेंट के एटम्स को गिनती करेंगे। क्या करेंगे? गिनती करेंगे। अब देखेंगे कि एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो नंबर सेम है या डिफरेंट है। अगर वो नंबर सेम हुआ, अगर वो नंबर सेम हुआ LHS में और RHS में, मतलब रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में, तो हम उस केमिकल इक्वेशन को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। और अगर वो नंबर डिफरेंट आया, किसी एक भी एलिमेंट का अगर एटम्स डिफरेंट आया रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, तो फिर हम उस केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं एलिमेंट, यहाँ पर हम लोग ने एलिमेंट लिख दिया, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया एटम्स ऑफ सपोज रिएक्टेंट्स, और यहां हम लोगों ने लिख दिया एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे। इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एलिमेंट के कौन कौन से एलिमेंट है? दो ही एलिमेंट हम लोग के पास है, एक है आपका मैग्नीशियम, दूसरा है आपका ऑक्सीजन। तो ये एक मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है। ओके, तो रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम कितना है, मतलब मैग्नीशियम एलिमेंट में कितने एटम्स हैं? एक ही एटम है, तो हम लोग लिखते हैं 1। अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड में देखें तो मैग्नीशियम कितना है? एक ही है, हम लोग लिखते हैं 1। इसका मतलब मैग्नीशियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम है। ऑक्सीजन का अगर देखें तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है? कितना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 2। लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन एटम है? 1। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एटम्स हैं वो रिएक्टेंट में ज़्यादा है और प्रोडक्ट में कम है, तो ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स जो ऑफ एलिमेंट जो है वो अलग अलग है, ऑक्सीजन के जो नंबर है एटम्स का वो डिफरेंट है। समझ में आया? किसे हम लोग स्केलेटल बोलते हैं, किसे हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, तो आई एम रबिंग इट, आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बेटर है कि आप नोट ही कर लीजिए ताकि आपको याद भी रहे। ओके, तो सर मतलब एक तो हम लोग ने रिएक्शन लिखा, वो भी बहुत दिक्कत के साथ एक तो हमको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला हम लोग ने लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद क्या किया, एक इक्वेशन बनाया। अब सर आप बोल रहे हैं कि इक्वेशंस बनाओ, उसको फिर चेक करो कि स्केलेटल है या फिर बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस है तो कोई बात नहीं, तो अगर स्केलेटल है तो सर हम लोग क्या करें, क्या उसे स्केलेटल रखें? नहीं बच्चों, हम हर एक इक्वेशन को हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। किस फॉर्म में बच्चों? बैलेंस्ड फॉर्म में। लेकिन सर क्यों? ये तो बहुत दिक्कत की बात है। फिर हमें कुछ मतलब एक तो लिखा हुआ होगा डिफरेंट डिफरेंट नंबर में फॉर एग्जांपल, तो उसे क्यों बैलेंस हम लोग करें, क्यों अपनी तरफ से मेहनत करें? कुछ तो वजह होगा। जी हाँ बच्चों, वजह है। क्या है वो वजह? हम लोगों ने क्लास 9 में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास देखा है ना आपने वो फिल्म? हाँ, नागार्जुन का। जी हाँ, नागार्जुन का।
यार बहुत अच्छा फिल्म है, बहुत पुराना, मतलब जब मैं छोटा था तो तब आया था वो फिल्म मास, मेरी जंग वन मैन आर्मी। टैन टैन, छोड़ो, लिव इट लिव इट लिव इट। तो हम लोग ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ा था ना। तो उस लॉ में क्या बोल रहा था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास को हम बना नहीं सकते, मास को हम मिटा नहीं सकते। मतलब एक बहुत अच्छा डायलॉग था। तो बच्चों, अगर मास अलग अलग नहीं हो सकता तो फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के अलग नहीं हो सकते। अगर अलग हो गए तो वो फिर इस लॉ का क्या करता है, विरोध करता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, और वो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि ये एक लॉ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, इस वजह से हमें क्या करना है, इस लॉ को मानने के लिए हमें हर एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दो रिएक्शन यहीं पे आपके साथ लिखूं, आप तो एक रिएक्शन लिख चुके होगे जो भी अनबैलेंस्ड था। ओके, और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन सपोज हम लोग लिख देते हैं, जैसे जिंक प्लस हम लोगों ने उस पर ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो ये है जिंक, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखें, मैं ऐसे सब कुछ नहीं लिखता, हम लोग बस ऐसे लिख देता हूँ, जिंक एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है, सल्फर यहाँ पे तीसरा एलिमेंट है, और ऑक्सीजन यहाँ पे चौथा एलिमेंट है। ओके, तो रिएक्टेंट को मैं यहाँ पे R लिख दिया, प्रोडक्ट को यहाँ पे मैं P लिख दिया। तो रिएक्टेंट में हम चेक करते हैं कि हर एक एलिमेंट में कितने कितने एटम्स हैं। जिंक के यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, बोलो बच्चों, एक। और प्रोडक्ट में कितने हैं, जिंक सल्फेट में बस एक ही है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2। सल्फर यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे सल्फर कितने एटम्स हैं, 1। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं उनका एटम्स LHS में और RHS में, मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो हमें इसे फिर बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। लेकिन अगर कोई एक इक्वेशन है और वो अनबैलेंस्ड है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना ही पड़ेगा। और बच्चों, हमें बैलेंस कैसे करना है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। वहाँ पे 6 to 7 स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा हम एक रिएक्शन को, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंसिंग के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोग कंसेप्चुअली बैलेंसिंग को याद कर पाओगे और सीख पाओगे। ओके, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करते रहें। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।